इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मेनली 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। और डिफरेंस करेंगे इसमें हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस के बीच में, जो आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में भी, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि वो करवा दूँ। और हम एक और भी कर लेंगे इसके साथ ही साथ, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या प्रोसेस है एनालिसिस करने का वो भी हम देख लेंगे। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं, जिसमें आपके पास 4 टाइप्स हैं: एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस वो होता है जो ना एक मतलब इंटरप्राइजेज का जिनके पास ना रिकॉर्ड नहीं होता, डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता, वो अपना एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। किसके बेसिस पे? जो भी पब्लिक में अवेलेबल है, जो पब्लिक में पब्लिश किया हुआ ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ना अपना सारा ही जो स्टेटमेंट्स है ना फाइनेंशियल, वो पब्लिकली पब्लिश करती है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों को देख के वो एनालिसिस करते हैं एक्सटर्नली। बिजनेस में से कोई रिकॉर्ड नहीं उनको मिलता, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस करता कौन कौन है? मेनली एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर्स, लैंडर जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपके जिन्होंने आपको उधार पे गुड्स दी हुई हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये हमें पैसे वापस दे भी पाएंगे कि नहीं, हम उधार पे इनको गुड्स और दें या ना दें, तो वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज आपके इनकम टैक्स, आपके सारे टैक्सेस वगैरह की चेकिंग करने के लिए कि आप एक्यूरेट काम कर रहे हो कि नहीं, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी सारा ऐसे करते हैं। और रिसर्च स्कॉलर, जो कोई अगर रिसर्च कर रहा है पूरी इंडस्ट्री पे, तो वो देख रहा है कि किस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसको रिसर्च करने के लिए वो सारी कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और इसके ओपोजिट है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है अपनी ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, अब इंटरनल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है कि मेनली मैनेजमेंट ने खुद करना होता है, तो उनके पास सारी ही इंफॉर्मेशन का असेस होता है, पूरे ही अकाउंटिंग बुक्स का, रिकॉर्ड का, जो मर्जी चाहे वो उसमें इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी गलती होने के चांस उनके बहुत कम हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो एक पर्टिकुलर लाइन में चलता है ना हॉरिजॉन्टल, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, मींस एक साल को अगले साल से कंपेयर करने का बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मींस ठीक है, हम 2 से ज़्यादा ईयर जब कंपेयर करते हैं आपस में, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी वो क्या होती है। ओके, और वर्टिकल एनालिसिस हमारा क्या होता है, जिसमें हम एक ही साल की क्रॉस एसेट्स या क्रॉस लायबिलिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। मींस टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप हम कंपैरिजन करते हैं, उसे हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस की एग्जांपल है। ठीक है, और रेशो एनालिसिस भी हमारा जो है वो पर्टिकुलर ऐसे ही बनाया जाता है, उसको भी हम एक ही साल में कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो भी वर्टिकल एनालिसिस ही आता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, जिसके साथ आपको इन दोनों का मीनिंग और भी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। बेसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का टेबल बना लीजिए। ठीक है, 3 कॉलम बन गए। सबसे पहला हमारे पास बेसिस आ गया पीरियड। अब जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है वो मिनिमम 2 या फिर 2 से ज़्यादा पीरियड का होता है। ओके, एक साल के विद इन द 1 ईयर के फिगर्स लेकर ना आप उसके साथ उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइन में चलता है ना हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो एक एक 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड लेकर ही आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हो।
लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो आप 1 साल का ही कर सकते हो, मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर का ही आप करते हो। वो वर्टिकल चलता है, अप डाउन और डाउन से अप, मीन्स ऊपर से नीचे आपने लेकर आना है। एसेट को कंपेयर किया हमने जैसे लाइबिलिटीज़ के साथ, ऐसे, ठीक है। वो वर्टिकल चलता है, तो वो 1 साल की फिगर्स का ही कंपेरिजन होता है। ओके, नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास कंपोनेंट्स और आइटम्स। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सेम आइटम्स या कंपोनेंट का ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन डिफरेंट पीरियड्स का। 1 साल और ले लिया, 1 साल और ले लिया, उस दोनों में से सेम ही कंपोनेंट, जैसे करंट लाइबिलिटी 2019 की देख ली और करंट लाइबिलिटी 2020 की देख ली। दोनों का ही जो हमने किया कंपैरिजन, वो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके, लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, जहाँ फिर एनालिसिस करते हैं फॉर सेम पीरियड। ओके, जैसे कि एक ही साल की 2019 की ही कैपिटल को हमने लाइबिलिटीज़ के साथ कंपेयर कर लिया, जहाँ फिर करंट लाइबिलिटीज़ को करंट एसेट के साथ कंपेयर कर लिया एक ही साल की। ओके, नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रकार की मिलती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज टर्म में भी आप उसको निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस आपके पास आ जाएगा ना, कि जैसे प्रीवियस ईयर में आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज़ थी वो थी 10 लाख, अभी जो हमारा करंट पीरियड चल रहा है उसमें होगी 15 लाख, मीन्स आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 5 लाख से, ठीक है। उसकी जो परसेंटेज निकालोगे प्रीवियस ईयर को बेस लेके, तो वो बन जाएगा 50%। ओके, दोनों ही टर्म में हम वो बना सकते हैं। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो ओनली एंड ओनली परसेंटेज टर्म में ही होता है, क्योंकि आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल सकते, वो आइटम ही डिफरेंस होती हैं। एक दूसरे से डिफरेंट आइटम का डिफरेंस निकालोगे तो कोई उसका वैल्यू नहीं बनती, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आती सामने, ठीक है। आप उसमें से कंपैरिजन कर सकते हो कि उसके अगेंस्ट जे आइटम कितनी है, मीन्स करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं, या फिर फिक्स एसेट के अगेंस्ट आपके पास टोटल इक्विटी कितनी है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास यूजफुलनेस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जर्नली के अंदर यूजफुल होता है टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए, एक टाइम से दूसरा टाइम कंपेयर करना है ना, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कंपेयर किया। ओके, लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो जनरली यूज होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने के लिए, मींस करंट लायबिलिटी से करंट एसेट को कंपेयर किया, या फिर लायबिलिटीज़ के साथ हमने इक्विटी को कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। वो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस होता है, टाइम का नहीं होता। ओके, लास्ट है हमारे पास कंपैरिजन। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक पार्ट ऑफ कंपैरिजन है, मींस ये कंपैरिजन का पार्ट है। जैसे हम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2 ईयर, उसमें आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है ना, तो तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। ओके, लेकिन वर्टिकल एनालिसिस एक स्टेप पैटर्न कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन करने की स्टार्टिंग की है, उसमें एक स्टेप लेना है कि ये भी आप एक कंपैरिजन उसमें कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीन्स कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप है उसमें आपके। पहला स्टेप है रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है एनालिसिस, और लास्ट स्टेप है आपके पास इंटरप्रिटेशंस। तो पहला स्टेप क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अरेंजमेंट ऐसे करना है जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो आपको मिल सके, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कम्प्लेक्स जो आपकी डेटा है ना, इंफॉर्मेशन है, उसको सिंप्लीफाई वे में लिखना है। उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद स्टेप आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन आपने करना है जैसे आपने अभी सेट कर ली है ना, कि आपने जो भी अपना डेटा कैसे अरेंज किया है, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से आपने अरेंज किया है, आपने अब उस अरेंजमेंट का कंपैरिजन करना है। सपोज आपने प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा लिया हुआ है, ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ देखने के लिए। करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर के मुकाबले बड़े हैं कि कम हुए हैं, करंट लायबिलिटी बड़ी हैं कम हुई हैं, तो आपने उस हिसाब से अरेंजमेंट किया है। तो अब आपने उनका कंपैरिजन करना है, आपने उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके बाहर वैल्यू निकाल के देखनी है, और फिर उसका परसेंटेज चेंज देख लेना कि बड़ा है कि कम हुआ है। ओके,
उसके बाद आ जाएगा आपके पास एनालिसिस। अब जो भी आपने कंपैरेटिव फाइनेंशियल डेटा निकाला है, अब उसका एनालिसिस करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ है किसी पर्टिकुलर आइटम में और किस आइटम में डिक्रीज हुआ है, और जिसमें आप इंक्रीज चाहते हो उसमें इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसमें आप डिक्रीज चाहते हो उसमें डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब बिजनेस ओनर इनकम में ऑलवेज इंक्रीज आएगा और एक्सपेंसेस में ऑलवेज डिक्रीज आएगा, तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ पाएगा। ओके, लास्ट स्टेप है आपके पास इंटरप्रिटेशन। उसमें आपने एक कंक्लूड करके कि इंफॉर्मेशन देनी है जो एंड यूज़र यूज़ कर सके, कि एक्चुअल में कंपैरिजन करने के बाद आपके पास क्या छोटा सा डेटा निकल के आया जो इजी टू यूज़ हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो आपने निकाल कर देना है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।